Hello everyone, my name is Anurag Shrivastava and I welcome you all on our YouTube channel. आज के सेशन में we are going to discuss about the amendments for CA Foundation which are applicable for November 2021. ठीक है, आज के सेशन में we are going to discuss about all those important and relevant amendments जो आपके इंस्टीट्यूट ने हम लोगों को बताया है. ठीक है, ज़रा ध्यान से देखते हैं. ये आपकी अमेंडमेंट्स की एक पीडीएफ है जिसको हमने थोड़ा सा चेंज किया है, थोड़ा सा क्रॉप किया है, जिसमें कुछ पेजेस हमने ऐड कर दिए हैं मॉड्यूल के, जो आप इमीडिएटली यहीं पे देख पाओ कहाँ कहाँ क्या क्या चेंजेस हैं. फॉर द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग दीज अमेंडमेंट्स आपको अक्टूबर 2020 के एडिशन वाली बुक्स रेफर करनी पड़ेगी. अगर आप में से कोई भी उसके पहले की बुक्स रेफर कर रहा है तो मेरी रिक्वेस्ट होगी आप इंटरनेट पे जा सकते हो, इनके वेबसाइट पे जा सकते हो, ICI के वेबसाइट पे जा सकते हो और आप लेटेस्ट बुक डाउनलोड कर सकते हो फॉर द पर्पस ऑफ हैविंग अ क्लियर आइडिया और अंडरस्टैंडिंग विद रिगार्ड टू दिस अमेंडमेंट्स. अब हम लोग चलते हैं रेलेवेंट अमेंडमेंट्स पे. पहला रेलेवेंट अमेंडमेंट्स क्या है? बिफोर स्टार्टिंग विद दी अमेंडमेंट्स कुछ चीज़ें जो हम आपसे डिस्कस करना चाहते हैं, जैसे कि पहली चीज़ क्या आती है, 3 तरह के अमेंडमेंट्स होते हैं. अगर ये आपको बात क्लियर है तो आपको ये अमेंडमेंट्स की अंडरस्टैंडिंग बड़ी क्लियर होगी. पहला होता है सब्स्टिट्यूट. ठीक है, पहला होता है सब्स्टिट्यूटेड, दूसरा होता है ओमिटेड और तीसरा होता है इंसर्टेड. जब हम सब्स्टिट्यूटेड की बात करते हैं वहाँ का मतलब होता है कोई चीज़ एग्जिस्टिंग प्रोविजंस में से जो आपके बुक में दी हुई है चेंज हो रही है. मतलब आपको कोई नई चीज़ वहाँ पे लिखनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, पुरानी चीज़ को चेंज करना पड़ेगा. ओमिटेड मतलब होता है पुरानी चीज़ को हटाया जा रहा है, मतलब अब उस चीज़ को और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उसकी कोई एप्लीकेशन नहीं है, उसे अब हटाया जा रहा है. आपको कोई याद रखना है कि हो सकता है एग्जाम में उसके रिगार्ड में कोई क्वेश्चन पूछ ले कि क्या क्या चीज़ें हटाई गई हैं. और आखिरी है इंसर्टेड, मतलब एग्जिस्टिंग प्रोविजंस के स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं है, कोई नया प्रोविज़न ऐड कर रहा है जो उसकी एप्लीकेशन या स्कोप को चेंज कर रहा होगा. देयर विल बी सम न्यू एडिशन. तो आपको अपने बुक में जहाँ पे भी आपने नोट्स बनाया है वहाँ पे उस अमेंडमेंट को ऐड कर लेना है. कहाँ लिखी हैं सब चीज़ें? अगर आप फर्स्ट कॉलम देखोगे अमेंडमेंट्स, यहाँ पे हर जगह पे ये बात पहले से मेंशन कर दी है. तो एट द टाइम ऑफ लुकिंग एट दी फर्स्ट कॉलम ओनली आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आपको अपने बुक में करना क्या है. ठीक है, अगर ये बात आपको क्लियर है तो हम लोग चलते हैं अमेंडमेंट्स के साथ. ये सारे अमेंडमेंट्स कहाँ पे बनाए किए गए हैं? कंपनीज एक्ट 2013. आपके 5 चैप्टर हैं सिलेबस में: सेल ऑफ गुड एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, LLP एक्ट और कंपनीज एक्ट. ये सारे अमेंडमेंट्स कहाँ पे आए हैं? सिर्फ और सिर्फ कंपनीज एक्ट में और कहीं भी नहीं. तो बाकी जो चैप्टर्स हैं, बाकी जो पोर्शंस हैं वो एज इट इज़ पढ़ना है. अमेंडमेंट्स के लिए सिर्फ कंपनीज एक्ट को आपको रेफर करना है. ठीक है, इस समय हम ये भी आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ अपनी मॉड्यूल ओपन कर लेना, ताकि आपको वो चेंजेस इमीडिएट वहीं पे करेक्ट करते हुए आगे बढ़ोगे तो आपको बार बार बुक खोल के सही करने या वहाँ पे एक्स्ट्रा नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. पहला अमेंडमेंट क्या है वो देखते हैं हम लोग. रेसिडेंट इन इंडिया इन 1 पर्सन कंपनी. रेसिडेंट इन इंडिया इन 1 पर्सन कंपनी. क्या यहाँ पे था? अर्लियर प्रोविज़न जो आपके मॉड्यूल के पेज नंबर 5.10 में दिया हुआ था. क्या लिखा हुआ था? ओनली अ नेचुरल पर्सन हु इज एन इंडियन सिटीजन एंड रेसिडेंट इन इंडिया, अ पर्सन हु हैज स्टेड इन इंडिया फॉर द पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 182 days ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर shall be eligible to incorporate 1 person company, shall be eligible to be a nominee for a sole member of 1 person company. एक बार आपको थोड़ा सा मॉड्यूल भी रेफर करते हैं. एज यू कैन सी दिस इज पेज नंबर 5.10 एंड दिस इज 1 पर्सन कंपनी. सिग्निफिकेंट पॉइंट्स दिख रहा है आपको. इसमें पॉइंट नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, जो पॉइंट नंबर 8 है उसमें ये चेंज आया है. सेम यहाँ पे वही बात लिखी हुई है. क्या चेंजेस आए हैं? सबसे पहले अ प्रोविजन हैज बीन सब्स्टिट्यूटेड, मतलब कोई चीज़ें चेंज की गई हैं. क्या चेंज किया गया है? इफ यू कैन स्टडी हियर, इफ यू कैन रीड हियर, जस्ट सी. ओनली अ नेचुरल पर्सन हु इज एन इंडियन सिटीजन वेदर रेसिडेंट इन इंडिया और अदरवाइज. कुछ तो नया है यहाँ पे, वेदर रेसिडेंट इन इंडिया और अदरवाइज, मतलब इवन इफ नॉट अ रेसिडेंट इन इंडिया. ओके, आगे चलते हैं.
and has stayed in India, मतलब any person who is not resident in India and stayed in India for a period of not less than कितना दिन 120 days. पहले क्या था? पहले था resident in India means a person who has stayed in India for the period of 182 days or more, not less than 182 days. अभी क्या कर दिया गया? Resident in India or otherwise for the period not less than 120 days. कब? During the immediately preceding financial year. Shall eligible to incorporate a one-person company shall be a nominee for the sole member of one-person company. So all you have to do, you have to make two changes. Number one, you have to change here, you have to add otherwise, मतलब any person who is resident in India or any person who is not resident in India, both included. उसके अलावा यहाँ पे कितना दिन? 120 डेज, 120 डेज. ठीक है, सिर्फ इतना चेंज करना है यहाँ पे और कोई भी अमेंडमेंट्स नहीं आए हैं. कई बार बच्चों को अमेंडमेंट का नाम सुन के लगता है कि सर बहुत बड़ी चीज़ें चेंज कर दी गई हैं, कहीं सिलेबस तो ही नहीं बदल दिया गया है. ऐसा कुछ भी नहीं है. ये माइनर चेंजेस आते हैं, सिर्फ ये माइनर चेंजेस ही आपको अपने दिमाग में रखने हैं. ठीक है, चलते हैं. आई होप आपको ये क्लियर होगा. चलते हैं हम लोग अपने दूसरे अमेंडमेंट पे, विच इज अगेन विथ रिगार्ड टू वन पर्सन कंपनी. क्या है? कन्वर्जन ऑफ वन पर्सन कंपनी टू अदर कंपनी. क्या हुआ है? देयर इज एन ओमिशन, देयर इज अ प्रोविजन विच इज ओमिटेड. मतलब पहले बुक में था, पहले आपको पढ़ना था, अब वो हट गया है. इनफैक्ट ये एक प्रोविजन ऐसा है जो बहुत इंपॉर्टेंट था और यहां से केस स्टडीज बहुत आते थे एग्जाम में, जो अब हटा दिया गया है. तो मोस्ट प्रोबेबली अब इस पोर्शन से केस स्टडीज नहीं आने चाहिए. अगर आते भी हैं तो आपको पता है कि सर अब ये प्रोविजन अप्लीकेबल नहीं होता है, तो कन्वर्जन किस तरीके से होगा देख लेते हैं. ठीक है, कहां पे दिया हुआ है? पेज नंबर 5.10, जो कि सेम पेज है. और अगर आप पॉइंट वाइज गिनोगे सेम टॉपिक का पॉइंट नंबर 9, 10, 11, 12, 13 क्या है? वन पर्सन कैन नॉट कन्वर्ट वॉलंटरी इनटू एनी काइंड ऑफ कंपनी अनलेस 2 years हैज बीन एक्सपायर्ड फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन. 2 साल बीत जाने चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन. पॉइंट नंबर 1, एक्सेप्ट वेयर द पेड अप शेयर कैपिटल इज इंक्रीज बियॉन्ड 50 लाख रुपीज. 50 लाख से ज्यादा का पेड अप कैपिटल हो जाता था, या फिर एवरेज एनुअल टर्नओवर कितना हो जाता था? 2 करोड़ के ऊपर, तो आप वॉलंटरी कन्वर्ट कर लेते थे इनटू अ प्राइवेट कंपनी और एनी अदर काइंड ऑफ अ कंपनी फ्रॉम वन पर्सन कंपनी. इस प्रोविजन को हटा दिया गया है. नाउ दिस प्रोविजन हैज बीन ओमिटेड. अब इसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा? क्या अब हम कन्वर्ट नहीं हो सकते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज कंपनी लॉ डज प्रोवाइड प्रोविजंस फॉर द कन्वर्जन. क्या हम वॉलंटरी कन्वर्ट नहीं हो सकते हैं? ऐसा भी नहीं है, क्योंकि ये पूरा का पूरा प्रोविजन हटाया गया है. इसका मतलब है कि अब हम वॉलंटरी कन्वर्ट हो सकते हैं. अब यहाँ पे जो ये कंडीशन थी पेड अप शेयर कैपिटल और एवरेज एनुअल टर्नओवर की, ये अप्लीकेबल नहीं होती है. अब हम जब चाहें जैसे चाहें कन्वर्ट कर सकते हैं अपने आप को इनटू एनी अदर काइंड ऑफ अ कंपनी. आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर होगा. इसके बाद जो थर्ड अमेंडमेंट है दैट इज विद रिगार्ड टू स्मॉल कंपनीज. स्मॉल कंपनी में भी एक इंसर्ट हुआ है, मतलब जो एक्चुअल प्रोविजन आपके बुक में दिया हुआ है, जिसको आपने अपने नोट्स में लिखा है, उसमें कोई चेंजेस नहीं करने हैं. आपको सिर्फ ये एक एक्स्ट्रा प्रोविजन ऐड कर लेना है अपने बुक में. कहाँ दिया हुआ है? पेज नंबर 5.11. देखते हैं क्या दिया हुआ है, इसके बाद फिर हम लोग अमेंडमेंट्स में भी आएंगे. जस्ट लुक एट दिस प्रोविजन. अ स्मॉल कंपनी गिवन अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 85 ऑफ अ कंपनीज एक्ट 2013 which means a company other than a public company. जो एक कंपनी other than a public company होती है, we all know small company is a private company, public company is not a small company. जिनका पेड अप शेयर कैपिटल कितना होता है? does not exceed 50 lakh rupees or such higher amount as may be prescribed which shall not be more than 10 crore rupees. अगला क्या लिखा हुआ है? turnover of which as per profit and loss account for the immediately preceding financial year does not exceed 2 crores rupees. 2 करोड़ से ज्यादा और such higher amount as may be prescribed which shall not be more than 100 करोड़, 100 करोड़, और यहाँ पे 10 करोड़. ठीक है,
कुछ एक्सेप्शंस दिए हुए थे, ये एक्सेप्शंस थोड़े से इरेलेवेंट है। क्या एडिशन हुआ है ध्यान से देखो, फॉर द पर्पस ऑफ सब क्लॉज 1, फॉर द पर्पस ऑफ सब क्लॉज 1, सब क्लॉज 1 क्या है, पेड अप शेयर कैपिटल, एंड सब क्लॉज 2 क्या है, टर्नओवर। टर्नओवर और पेड अप शेयर कैपिटल के लिए क्या चेंजेस किए गए हैं, पेड अप शेयर कैपिटल एंड टर्नओवर ऑफ अ स्मॉल कंपनी shall not exceed 2 crores and 20 करोड़ रिस्पेक्टिवली। जरा ध्यान से समझो, 2 करोड़ और 20 करोड़ की बात कहाँ कही गई होगी, एक यहाँ पे लोअर लिमिट है, एक यहाँ पे अपर लिमिट है। क्या अपर लिमिट में कोई भी चेंज आया है क्या, नहीं। अगर आप प्रोविजन भी पढ़ोगे क्या लिखा हुआ है, which does not exceed 50 लाख रुपीज और सच हायर अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। अब क्या हायर अमाउंट प्रिस्क्राइब कर दिया गया, 50 लाख को रिप्लेस कर दिया गया है फ्रॉम 2 करोड़, और दिस 2 करोड़ के अमाउंट को रिप्लेस कर दिया गया है किससे, सच हायर अमाउंट अब क्या कर दिया गया है 25 करोड़। तो आपको जो एक अपर लिमिट या कह सकते हो जो आपका स्मॉलर लिमिट था 50 लाख रुपीज या 2 करोड़, उसमें चेंज किया गया है 10 करोड़ या 100 करोड़ अभी भी एज इट इज है। सिर्फ इतना सा चेंज कर लेना है और कुछ भी नहीं। और ये इंसर्ट के फॉर्म में क्यों लिखा हुआ है सर, सब्स्टिट्यूट के फॉर्म में क्यों नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जो ये लाइन है सच हायर अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब, गवर्नमेंट ने कहा लो हमने हायर अमाउंट प्रिस्क्राइब कर दिया है, अब वो फॉलो करना है। अब हमें क्या फॉलो करना है, 2 करोड़ या 25 करोड़, 2 करोड़ से 10 करोड़, 25 करोड़ से 100 करोड़। आई होप ये बात आपको अब क्लियर होगी। इसके बाद हम चलते हैं अपने अगले अमेंडमेंट पे। इनफैक्ट आप देख सकते हो पेज नंबर 5.11 के कहाँ पे ये है, ये एकदम एंड में स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन दी हुई है जिसमें ये चेंजेस कहे गए हैं। इसके बाद आता है डेफिनेशन ऑफ लिस्टेड कंपनी। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में है मगर इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे हम लोग, ठीक है। क्या लिखा हुआ है ध्यान से देखो, देयर इज अ इंसर्टेड, अ प्रोविजन हैज बीन इंसर्टेड, मतलब जो पुराना वाला था एज इट इज है, नए वाले में कुछ चेंजेस किए गए हैं, कुछ एडिशन किया गया है। कहां दिया हुआ है, पेज नंबर 5.14। क्या कहा गया है, इनफैक्ट इफ यू लुक एट पेज नंबर 5.14, वहां पे लेट मी शो यू वेयर इट इज गिवन एट द वेरी बिगिनिंग ऑफ दिस पेज, पॉइंट नंबर 4 में दिया हुआ है, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेस टू कैपिटल, इसमें लिस्टेड कंपनी की डेफिनेशन दी हुई है। लिस्टेड कंपनी की डेफिनेशन क्या दी हुई है, एज पर द डेफिनेशन गिवन इन सेक्शन 2 सबसेक्शन 52 ऑफ अ कंपनीज एक्ट, it is a company which has any of its security listed on recognized stock exchange। जो भी कंपनी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे अपने शेयर्स को लिस्टेड की हुई है उसे हम लिस्टेड कंपनी कहते हैं। यही एक सिंपल सी डेफिनेशन थी, हमें और कोई दिमाग नहीं लगाना था। सर एक और बात लिखी हुई है विद रिगार्ड टू SCRA। क्या SCRA के अमेंडमेंट से हमें कोई लेना देना होगा, क्या वहां कोई अमेंडमेंट आया भी है नहीं आया हमें पता है, डजंट मैटर, हमें सिर्फ कंपनीज एक्ट को ध्यान में रखना है और किसी चीज को नहीं। अब देखते हैं क्या चेंजेस आए हैं, एक बार चेंजेस देख लेते हैं। तो जो पुराना प्रोविजन था क्योंकि ये इंसर्टेड है तो वो एज इट इज रहेगा, मतलब लिस्टेड कंपनी मींस अ कंपनी विच हैज एनी ऑफ इट्स सिक्योरिटी लिस्टेड ऑन एनी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, वो एज इट इज है, उसमें कोई चेंज नहीं है, उसमें कोई चेंज नहीं है। क्या ऐड हुआ है, प्रोवाइडेड दैट सच क्लास ऑफ कंपनीज, प्लीज ध्यान देना, provided that such class of companies which have listed or intend to list such class of securities, क्या हो रहा है ध्यान से देखो, such class of companies, क्या किसी भी पर्टिकुलर क्लास ऑफ कंपनीज के बारे में बताया है क्या, ना बिल्कुल भी नहीं सर। क्या बोला है, such class of companies, ठीक है, such class of companies। क्या किया जा रहा है जरा ध्यान से देखो, ये या तो लिस्टेड है या इंटेंड टू लिस्ट है, या तो इन्होंने लिस्ट करवा रखा है या लिस्ट करने का इंटेंशन शो किया है, ठीक है। इसके बाद एज मे बी प्रिस्क्राइब, कौन प्रिस्क्राइब करेगा, कौन प्रिस्क्राइब करेगा, एक सेकेंड, डिजिटल बोर्ड मेरे को हमेशा परेशान करते हैं तो एक सेकेंड, हाँ प्रिस्क्राइब्ड,
ठीक है, एज मे बी प्रिस्क्राइब हमेशा सीजी करेगी, और इन कंसल्टेंट विथ कंसल्टेशन किससे लिया जाएगा, कंसल्टेशन लिया जाएगा सेबी से, कंसल्टेशन किससे लिया जाएगा, सेबी से। अच्छा, जितने लोगों की इस समय गर्दन टेढ़ी हो रही होगी इस बोर्ड को देखने के लिए, आई अपोलोजाइज, ठीक है, अनइंटेंशनल है, बट इस समय वैसा हो रहा है, ठीक है। तो कंसल्टेशन किससे ली जाएगी, सेबी से। किसके बारे में, कुछ कंपनीज के बारे में जो लिस्टेड है या जिन्होंने इंटेंशन लिखाई है लिस्ट होने की, उन्हें हम कंसीडर नहीं करेंगे लिस्टेड कंपनी। प्लीज मेरी बात आप समझना, क्या सारी कंपनीज जो इंटेंशन दिखा रही है लिस्ट होने की उनको हम कंसीडर नहीं करेंगे, ऐसा नहीं लिखा है। कुछ कंपनियां जिसको प्रिस्क्राइब किया गया है विद द कंसल्टेशन ऑफ सेबी, उन्हें हम लिस्टेड नहीं कहेंगे, इवन दो दे आर लिस्टेड और दे हैव शोन द इंटेंशन टू लिस्टेड। समझ में आ रहा है सर? इसमें हमारे काम का क्या है, आपको सिर्फ ये स्ट्रक्चर याद रखना है एग्जाम में अपना आंसर लिखने के लिए। लिस्टेड कंपनी के डेफिनेशन में ये एक एडिशन है, बहुत माइन्यूट सा है, मोस्ट प्रोबेबली यहां से क्वेश्चन आएगा भी नहीं, अगर आता है तो सिर्फ इतनी बात आपको ऐड कर देनी है इन दी प्रीवियस डेफिनेशन। प्रीवियस डेफिनेशन क्या थी, इससे भी इजी थी, क्या था, कंपनी विच हैज बीन लिस्टेड, कंपनी विच हैज लिस्टेड इट्स सिक्योरिटी विद दी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, उसको हम क्या कहते हैं, लिस्टेड कंपनी। हाँ, उसमें से अगर किसी कंपनी को बाहर कर दिया गया है तो उसको हम लोग लिस्टेड नहीं मानेंगे, ठीक है। आई होप ये प्रोविजन आपको क्लियर होगा। सेम थिंग यू हैव टू ऐड हियर, यहाँ पे सिर्फ एक एडिशन होगा, ठीक है, आपको उससे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है और इसमें कोई चेंजेस नहीं करने हैं। सो दिस वाज द मेन प्रोविजन जहाँ पे हमने बता दिया आपको। नाउ कमिंग टू द लास्ट अमेंडमेंट, देखो ज़्यादा अमेंडमेंट है भी नहीं, गिनती के 4-5 अमेंडमेंट्स आते हैं आपके, जिसमें से इंपॉर्टेंट बहुत कम होते हैं, जैसे कि 1% कंपनी इंपॉर्टेंट था, स्मॉल कंपनी इंपॉर्टेंट था। सिमिलरली ये वाला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप मेरे से पूछोगे तो। कौन सा है, विद रिगार्ड टू दी पेनाल्टी और पनिशमेंट इन कंट्रावेंशन। इफ यू कैन रिकॉल, जब कंपनी बनती है बहुत सारे प्रोविजंस होते हैं, फॉलो करना पड़ता है, बनने के बाद फॉलो करना पड़ता है, और अगर किसी ने उसको या किसी कंपनी ने या उसके किसी ऑफिसर या डायरेक्टर ने उसको फॉलो नहीं किया, उसके लिए पनिशमेंट बताई गई थी। कहाँ दिया हुआ है, पेज नंबर 5.15, और यहाँ पे क्या हो रहा है, देयर इज अ सब्स्टिट्यूशन, मतलब देयर विल बी सम चेंजेस इन द एग्जिस्टिंग प्रोविजन। ध्यान समझते हैं, जो एग्जिस्टिंग प्रोविजन था वो क्या कहता था, पहले हम लोग उसको देख लेते हैं, मॉड्यूल में कहाँ दिया हुआ है। इट इज गिवन ऑन पेज नंबर 5.15, एकदम आखिरी में दिया हुआ है, पेनाल्टी पनिशमेंट इन द कंट्रावेंशन। क्या लिखा हुआ है, इफ अ कंपनी मेक्स एनी डिफॉल्ट इन कंप्लाइंग विद एनी ऑफ द रिक्वायरमेंट लेट डाउन इन दिस सेक्शन, द कंपनी शेल बी पनिशेबल विद द फाइन वेरिंग फ्रॉम 10 लाख रुपीज टू 1 करोड़। 10 लाख से 1 करोड़ तक का फाइन लगता है। एंड डायरेक्टर्स एंड एवरी ऑफिसर, डायरेक्टर एंड एवरी ऑफिसर क्या होगा, डायरेक्टर्स एंड ऑफिसर्स, इनके ऊपर क्या बात कह दी गई है भाई, इनको दे विल बी पनिशेबल विद द इम्प्रिजमेंट, जेल हो सकती है सर, इन्होंने गलती की है। कंपनी तो भाई आर्टिफिशियल पर्सन है, उसे तो जेल हो नहीं सकती है, उनको क्या किया गया, पेनाल्टी लगा दी गई। मगर डायरेक्टर या ऑफिसर जिन्होंने गलती की है उन्हें हम क्या भेज सकते हैं, कहाँ भेज सकते हैं, जेल में भेज सकते हैं, प्लस पेनाल्टी लगा सकते हैं, फाइन लगा सकते हैं, या फिर बोथ। यही एग्जिस्टिंग प्रोविजन था। कितने समय की जेल हो सकती थी, 3 साल की। फाइन कितना लग सकता था, 25,000 से लेके 25 लाख रुपए तक, या फिर दोनों। प्लस सेक्शन 447 में भी ये लाइबल होते हैं फॉर एनी काइंड ऑफ अ एक्शन, ठीक है, विच डील्स विद द फ्रॉड इन द कंपनी। अब जरा से देखो चेंजेस क्या आए हैं, बड़े प्यारे प्यारे चेंजेस है, और ये आखिरी चेंजेस है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, ध्यान से पढ़ो। अगर आप शुरू से देखोगे यू विल फाइंड एब्सोल्युटली नो चेंज। क्यों, कंपनी के ऊपर कोई चेंज नहीं किया गया है। इफ अ कंपनी मेक्स एनी डिफॉल्ट, अभी भी उनके ऊपर कितने की पेनाल्टी है भाई, कंपनी पे तो सिर्फ फाइन लग सकता है जो कि 10 लाख से लेके 1 करोड़ रुपए तक का होगा। ओके, नो चेंजेस अप टिल नाउ। अब हम चलते हैं आगे डायरेक्टर्स पे। डायरेक्टर्स एंड एवरी ऑफिसर, यहां चेंजेस है। पहले क्या होता था, डायरेक्टर्स को जेल भेजा जाता था, कितने साल के लिए, कम से कम सर 3 साल के लिए, ठीक है, और फाइन लगता था, कितना सर,
फाइन लगता था कितना, 25,000 से लेके 25 लाख तक। ठीक है, अभी देखो क्या है। एंड द डायरेक्टर्स एंड एवरी ऑफिसर of the company who is in the default shall be punishable with fine which shall not be less than 25,000 rupees but which may extend to 25 lakh rupees। जेल वाली बात खत्म, जेल वाली बात अब खत्म। क्या अ डायरेक्टर या ऑफिसर विच आर हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्रावेंशन ऑफ दिस प्रोविजन, क्या उन्हें अब जेल जाना पड़ेगा? क्या जेल की रोटी खानी पड़ेगी? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, बाकी क्वेश्चन पर आप लोग खेल लीजिएगा। यहाँ पे बिल्कुल भी कोई भी पनिशमेंट नहीं लगेगी इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रिजमेंट और जेल। अभी सिर्फ फाइन लगने वाला है, कितना? जितना पहले लगता था सर, 25,000 से लेके 25 लाख तक। इसके बाद की बात सेम है, अगर वो फ्रॉडलेंट एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, प्रूव होता है, तो सेक्शन 447 में भी वो लाइबल हो जाएंगे। सो दिस इज ऑल विद द अमेंडमेंट्स। यही चेंजेस हैं। in fact you can just make a change here also। जो ये जेल वाला प्रोविजन है, you can just underline it, do not cut it, just underline it and write now substituted with no punishment for imprisonment as per the latest amendments। ठीक है, I hope ये प्रोविजंस आपको क्लियर होंगे, ये अमेंडमेंट्स आपको क्लियर होंगे। Thank you very much for watching this video। If you like this video, please like, share, subscribe and also inform your other friends with regard to amendments। बहुत सारे बच्चे होते हैं, चीज़ों को पढ़ तो लेते हैं मगर अमेंडमेंट्स पे ध्यान नहीं देते हैं। एग्जाम में सारी मेहनत बेकार हो जाती है अगर आपने अमेंडमेंट्स वाले पॉइंट नहीं लिखे हैं, अगर वहाँ से क्वेश्चन आया है तो डू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। और अगर आप चाहते हो कि सर सीए की हमें और भी बहुत सारी वीडियोस हैं, इंटरैक्टिव वीडियोस हो सकती हैं, क्वेश्चन आंसर हो सकते हैं, केस स्टडीज हो सकती हैं, जो कि हमारे स्कीम ऑफ थिंग्स में रखी हुई हैं। अगर आप कोई स्पेसिफिक सजेशन चाहते हो तो प्लीज कमेंट डाउन योर सजेशन इन दी कमेंट सेक्शंस। वी विल एंटरटेन एवरी काइंड ऑफ सजेशन। और इसी के साथ थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद। आपसे मुलाकात होती है अगले वीडियो में।